हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो 11th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका अगर किसी को इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन कर सकते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है साइंटिस्ट की, और कब इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कवर किया था। तो हमारा पहला मॉडल है एर्नेस्ट ओवरटोन, जिसने 1890 में ये दिया था एक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इसने बताया था। सेकंड मॉडल है एफ गोल्टल और ग्रैंडनल। ये 1925 में ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और हमारा लास्ट मॉडल है सिंगराज निकोलसन। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में, और ये मॉडर्न अभी तक का मॉडर्न मॉडल भी कहा जाता है इसे। तो चलो दोस्तों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं क्या था उसमें और कौन कौन से इसके पार्ट थे और दिखने में कैसा होता है ये। देखो दोस्तों, ये होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपको ये सर्कल दिखाई दे रही हैं तो इनका नाम होता है हाइड्रोफिलिक टेल एड, और ये आपको लाइन सी दिख रही है इसके सर्कल के नीचे, ये होता है हाइड्रोबोलिक टेल। और इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, लिपिड और इसके दो गेट दिख रहे हैं आपको। ये चैनल कैरियर गेट, एक्स हेक्सेल, पेरीपरमेबल प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, अलग अलग तरह के प्रोटीन और लिपिड इसमें पाए जाते हैं। इसी का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और इसका जो ये ऐड होता है और ये डिटेल होते हैं, इसका ये अलग से एक मॉडल दिखाया गया है। ये और जो इसका हेड होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ होती है अल्कोहल, जो अटैच होती है फॉस्फेट से। दूसरा होता है ग्लाइकोरल, थर्ड होता है फॉस्फोलिपिड। ये इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसमें 40% तो लिपिड से बना होता है और 52% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, और 8% अदर सब्सटेंस हो गई, जैसे अलग अलग लिपिड, अलग अलग प्रोटीन से। तो जो ये लिपिड स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बाइलेयर होता है। बाइलेयर मतलब दो लेयर्स के बनकर मिला बना होता है। आप देख सकते हैं ऊपर भी सर्कल है, नीचे सर्कल है। ये ऊपर वाला सर्कल वाला एक लेयर हो गई, नीचे सर्कल वाली दो लेयर हो गई, ये तो ये बाइलेयर हो गया। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। क्या ये एक्सप्लेन करता है फ्लूइडिटी किसकी? मेम्ब्रेन की। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी एक्सप्लेन करता है। सेल इज मोजाइल। मोजाइल क्या होता है? सेल मतलब कभी भी रेप्लिकेट कर सकती है और इसका कोई भी एक साइज नहीं होता। जैसे आपने रबड़ देखा, ये ऐसे ही ये रबड़ की तरह होती है, बदल भी सकती है, ये अपना साइज कैसे भी चेंज कर सकती है। और सेल इज मोजाइल किसकी वजह से मोजाइल होती है? सेल लिपिड और प्रोटीन की वजह से सेल मोजाइल होती है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसी सब्सटेंस, उसी प्रोटीन को ये अंदर आने देती है, और अलग प्रोटीन को, अगर अलग अलग सब्सटेंस को ये अंदर नहीं आने देती है। इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है इसे। ये उस चीज़ को सिलेक्ट करती है जिसे सेल की ज़रूरत हो, उसी चीज़ को सिलेक्ट करती है, और बाकी अदर सब्सटेंस को ये सेल के अंदर नहीं आने देती है। और इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रीगल, दूसरा होता है पेरिफेरल लिपिड, और तीसरा होता है एनक्रोइड प्रोटीन। ये तीन प्रोटीन होते हैं, और इनसे अलावा मैंने प्रोटीन से या मैंने लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड हो गया। ऐसे कई प्रकार के लिपिड इसमें मिले पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सभी प्रकार के प्रोटीन ये होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस मोलिक्यूलर सब्सटेंस अक्रॉस द सेल। ये आयंस होते हैं मोलिक्यूल या सब्सटेंस, ये हमारे सेल के अंदर कैसे जाते हैं? ये तीन तरह से हमारे सेल के अंदर, दो तरह से हमारे सेल के अंदर जा सकते हैं। एक ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जा सकते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पता होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूज होता है।
तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच डिफरेंस हम देखते होते हैं इसके बीच में। पैसिव ट्रांसपोर्ट इट अकर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की क्या एनर्जी एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की का यूज होता है। इट अकर ओनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट में अकर होते हैं, ये कंसंट्रेशन में होते हैं, ओनली कंसंट्रेशन में। और इट सिंपल प्रोसेस है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन होती है, इसमें चैनल प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है और कैरियर प्रोटीन, ये दो प्रकार के प्रोटीन है जिनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। और इट इज़ आल्सो सैचुरेबल, ये सैचुरेबल होती है और ये भी सैचुरेबल प्रोसेस होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी दो टाइप होते हैं, एक डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन मॉलिक्यूल और सब्सटेंस से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपको पता चल गया और डिफ्यूजन क्या होता है। आपसे कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बीच में अगर आपसे कोई ये पूछ ले इसका क्या क्या ग्राफ होता है और ये कैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है, तो ये ऐसे बनाया जाता है। ये ऊपर वाली सर्कल टाइप में ये लाइन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की होती है और स्ट्रेट लाइन होती है डिफ्यूजन की होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी जे एनर्जी मॉलिक्यूल। हमने पहले बताया था कि एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और इसका फुल नेम क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल नेम हो गया एटीपी। एटीपी डिवाइड करती है एडीपी और पीआई। एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट इसमें हो गया और एक अलग फॉस्फेट निकल गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये भी हो सकता है, ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भी हो सकता है। इससे अगले पॉइंट में हम आपको बता देंगे। इससे अगला पॉइंट क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन और रीजन टू लो कंसंट्रेटेड रीजन थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और इससे अगला पॉइंट है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो आप बता देना, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। इससे अगला टॉपिक हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है और ये कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल का पाई जाती है और सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कठोरता प्रोवाइड करती है इस सेल को, प्लांट सेल को। और ये डेड सेल से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। और सेल वॉल ज़्यादातर प्लांट में पाई जाती है ये। और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। ये पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो, ज़्यादा आयंस हो, ज़्यादा प्रोटीन्स हो, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो इसे मिडल मिला भी होता है जो किससे बना होता है? कैल्शियम पे पैक्टेट से मिलकर बना होता है। आपको दो पॉइंट मेन बताएंगे जो आपको आगे भी काम आएंगे। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है किससे मिलकर बनी होती है? होरिन पेप्टोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। और फंगी किससे बनी होती है? चिटिन से। सेल वॉल दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी सेल वॉल यंग्स प्लांट में मतलब जो छोटे प्लांट होते हैं उसमें पाई जाती है। और सेकेंडरी सेल वॉल जैसे बड़े प्लांट हो गए उनमें पाई जाती है। और जब कोई भी छोटा प्लांट मैच्योर होता है तो उसकी सेल वॉल प्राइमरी तो सेकेंडरी में चेंज हो जाती है और सेकेंडरी में मिड लैमेला फॉर्म भी हो जाता है। व्हेन ए प्लांट इज मैच्योर the cell wall of a plant is a change into primary wall to secondary wall. टॉपिक है रिबोसोम्स। हमारा ये टॉपिक था रिबोसोम्स है। इसमें एक मेन पॉइंट है जो है नॉन बाउंडिंग ऑर्गेनेल से। ये रिबोसोम्स है, ये
नॉन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। और ये एक साइंटिस्ट था जॉर्ज पैडेल, उसने रिबोसोम्स के बारे में बताया था। और ये इक्विबैटियस होता है। इक्विबैटियस क्या होता है? जो वो ऑर्गेनेल से जो दोनों सेल में पाया जाता है। दोनों सेल कौन कौन सी? प्रोकार्योट सेल और यूकार्योट सेल। इसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन स्पर्म एंड आरबीसीज। रिबोसोम्स क्या होता है? रिबोसोम्स हर इसमें प्रोकार्योट और यूकार्योट्स में पाए तो जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होता है, ये स्पर्म सेल में और आरबीसी में नहीं मिलते हैं। ये आपको आगे एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में या अगर और किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम आप देते हो तो उसमें ये पूछे जाते हैं। ये एक्सेप्शन होता है। रिबोसोम्स आर फाउंड इन किन किन ऑर्गेनेल्स में रिबोसोम्स मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है और क्लोरोप्लास्ट में इट्स एक्सेट्रा। इसमें किसी इन दो में तो मिलता ही है, और भी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनमें ये मिलता है। और ये रिबोसोम्स होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं उनकी सरफेस से, और जो इनको उनके सरफेस से अटैच करता है वो भी एक तरह का एक प्रोटीन होता है जो वहाँ पे पाया जाता है। वो होता है रिबोफ्यूरिन। रिबोफ्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रिबोसोम्स को अटैच करता है। और रिबोसोम्स की दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। एक्चुअल डायग्राम ये होता है, ये स्मॉल सब यूनिट हो गई और एक लार्ज सब यूनिट हो गई। उसकी दो सब यूनिट होती हैं और 70S और 80S। 70S की सब यूनिट है जो ये प्रोकार्योट सेल में मिलती है, और 80S की होती है ये यूकार्योट सेल। आपको एक मेन बात बताएं तो जो ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी सब यूनिट क्या होती है? 55S होती है। और ये 70S की भी दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है 50S, एक होती है 30S। और 50S की भी कोई भी दो सब यूनिट होती हैं, और 23S और 55S। अब आ गए 80S पे। 80S की भी दो सब यूनिट होती हैं, एक 60S एक 40S। और 60S की भी 3 सब यूनिट होती हैं, एक 26.5S, 5S और 5.8S। और 40S की 18S की। ये सब यूनिट बहुत ज़रूरी है आपको याद रखनी, क्योंकि ये आगे पूछी भी जाती हैं और आगे ये काम आने की चीज़ है। और ये आप ये सोच रहे एस है क्या? एस होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में बताया था, है स्वेडबर्ग, जिसने ये रिबोसोम्स के बारे में बताया था और ये सब यूनिट्स के बारे में बताया था। तो ये लार्ज सब यूनिट होती हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, APE। AC होता है एपिडर्साइड, एक पी से होता है पेप्टिडाइल साइट, और EC होता है एक्सिट साइड। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है ये हेल्प करती है किसमें? mRNA बाइंड करने में। तो अब डिफरेंस देखेंगे स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट में। लार्ज सब यूनिट में प्रोट्रूड एंड डाउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लार्ज सब यूनिट में तीन साइट होती हैं, अभी मैंने बताई थी, AP और E, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। स्मॉल सब यूनिट में क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है, और डिप्रेशन हेल्प इन mRNA बाइंड, और स्मॉल सब यूनिट है जो फ्री रिबोसोम से। ये आपको पता चल गया होगा। आप ये डिप्रेशन वाला उठा कर देखते हैं हम टॉपिक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे ये अंदर की तरफ है गया हुआ है, ये डिप्रेस हुआ हुआ है, यही mRNA को बाइंड करने में हेल्प करता है। और रिबोसोम से किससे मिलकर बने होता है? RNA से और प्रोटीन से, दो चीज़ों से मिलकर रिबोसोम से बने होते हैं। और फोरिन हमें बताया था, ये एक तरह का प्रोटीन है जो ER और रिबोसोम्स को अटैच करने में मदद करता है, बाइंड करने में मदद करता है। और रिबोसोम्स के क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, ये का सबसे मेन फंक्शन है। और असेंबली ऑफ रिबोसोम से असेंबली करते हैं ये रिबोसोम्स, और ये असेंबली करके एक मेन प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और 0.001 mg रिक्वायर्ड टू बाइंड रिबोसोम्स। रिबोसोम्स को बाइंड करने में किसी ER से ये 0.001 mg रिक्वायर होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट के साथ है। और
अगला टॉपिक होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो आपको हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अगर आपको इसे पहले वाला पार्ट देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप ओपन करके देख सकते हैं हमारी पहले वीडियो। तो चलो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।